स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज में जो शिक्षक भर्ती है 2023 की, उसके लिए हम लोग जनरल स्टडीज का एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर आ रही है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए चलो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें हमारे आज के सेशन की, तो आज के सेशन के अंदर में हम लोग जनरल स्टडीज के जो बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, और जो मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का, जिसके ऊपर में आप लोगों का मेन मेरिट डिसाइड होगा, उनके क्वेश्चंस को प्लस फ्रेंड्स में यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल एक सब्जेक्ट की नहीं कि जनरल स्टडीज में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, मैं मल्टीपल सब्जेक्ट की आप लोगों को यहाँ पर मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जो जिस तरह से पूछे जा सकते हैं, वैसे हम लोग इसको यहाँ पर में करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर में इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग भी जल्दी जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सके। नाउ फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। जनरल स्टडीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस करके एक संस्था है, ओके, एक संस्था है, इसके बहुत सारे पार्ट्स है यूनाइटेड नेशन के। उसका एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके पास बहुत सारे पावर है। ये पूरे जितना भी यूनाइटेड नेशन के अलग अलग अंग ने जो फैसला लिया है उसको बदलने का पावर इस संस्था के पास में है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास में, यूनाइटेड नेशन की। ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल होते हैं 15 मेंबर्स। आपसे पूछा है कि इसमें से परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? परमानेंट मेंबर्स आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो 15 है, इसमें से 5 जो है ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और 10 जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि नॉन परमानेंट नेशंस कितने साल के लिए चुने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। अब ये 5 देश कौन से है? यहां आंसर तो हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, कि 5 जो है वो स्थायी सदस्य है, जो हमेशा रहते हैं, वो 2-2 साल में चेंज नहीं होते। तो ये जो 5 सदस्य है ये कौन कौन से है? आप याद रखना फ्रेंड्स, ये 5 वो सदस्य है जो दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे। ठीक है, तो एक तो यूएसए हो गया, ठीक है, रशिया हो गया आप लोगों का, रशिया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जिसको आप लोग बोलते हो, एक हो गया आप लोगों का फ्रांस। पांचवा वाला कोई बता सकता है कि कौन है? ठीक है, बड़ा ही गहरा रिश्ता है हमारा उसके साथ में। पांचवा वाला कौन है, बता सकते हैं आप लोग? चाइना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चाइना। तो ये 5 जो है ये परमानेंट नेशंस है, परमानेंट लोग हैं, पांचों के पांचों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। आपसे बोला जा सकता है कि इनमें से कौन सा वाला परमानेंट नेशन है या कौन सा वाला नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सेशन को, ताकि मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में टोटल 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट रहेंगे और 10 जो है वो हर 2-2 साल के अंदर में चेंज होते रहते हैं। 5 परमानेंट वाले ये है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं अब इसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूं आप लोगों के लिए। अब ये पढ़ा दिया, अब ये क्वेश्चन बनाऊंगा मैं एक ना कभी आप लोगों के लिए सरप्राइज, कि इनमें से कौन सा वाला परमानेंट नेशन नहीं है, और फिर कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन के अंदर में दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए नाउ, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। काफी सारे लोग इसके अंदर में कंफ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स कि सबसे लंबी वाली झील कौन सी है। जल्दी जल्दी से बताइए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? जी, तो देखिए अगर आप लोगों से बोला जाए ना कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी झील, तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में देखा जाए तो होगा वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, ये याद रखेंगे आप लोग। वैसे देखा जाए तो पेंगोंग लेक जो है ना वो सबसे बड़ी है आप लोगों की। पेंगोंग झील की जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर है, बट वो भारत में नहीं है पूरी तरह से, वो भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। मतलब अभी भारत में, फिर तैरते तैरते आप लोग चले गए चाइना में पहुंच गए, तो भारत और चाइना के बीच में मौजूद है। यहां पर मैं बोला है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी, जो पूरी तरह से भारत के अंदर में हो, तो वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये याद रखेंगे आप लोग। कोई बता सकता है कितनी लंबी है ये?
हाँ, और कहां पर में लोकेटेड है ये आप लोगों को याद रखना है, केरला के अंदर में है, केरला में। ओके, केरला के अंदर में है, ये भी याद रखोगे आप लोग। और आपको बता दूं कि ये 96.5 किलोमीटर लंबी है। आप लोगों को क्या लग रहा था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबी? 96.5 किलोमीटर लंबी ये झील है आप लोगों की, इतनी लंबी झील। वेम्बनाड लेक केरल के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, वेम्बनाड लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पेंगोंग लेक जो है वो भारत और चाइना के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। इस वजह से हम इसको भारत की सबसे बड़ी झील नहीं मान सकते, सबसे लंबी झील नहीं मान सकते हम लोग इसको, क्योंकि आधा हिस्सा इसका भारत के बाहर में भी है, इसी वजह से। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। अब फ्रेंड्स, काफी सारे लोग जो है ना ये इसके अंदर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है। बैक वाटर, बैक वाटर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जिसके अंदर में खारा पानी मिक्स हो रहा हो, बैक वाटर, जिसको ब्रैकिश वाटर भी बोला जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, उड़ीसा की सबसे बड़ी झील। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये उड़ीसा की ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कुछ लोग वुलर झील लगा रहे हैं यार, वुलर झील उड़ीसा में है क्या? और दूसरी बात, वो बैक वाटर मतलब क्या आपके खारे पानी की झील है वो? वुलर कहाँ से लगा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, वुलर झील जो है ये फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है ये, मीठे पानी की। ठीक है, तो ये तो जम्मू कश्मीर में, पहली बात तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता आप लोगों का, वुलर लेक, वुलर लेक, वुलर। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता आप लोगों का आंसर। आंसर क्या है आप लोगों का? चिल्का लेक। देखो, उड़ीसा में है सबसे पहली बात तो, डल झील जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन को गोली मारो। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन को गोली मारो। पुलिकट झील कहाँ है, कोई मेरे को बता दे तो मान जाऊंगा मैं। पुलिकट झील कहाँ पर में है? चिल्का लेक जो है ये आपका उड़ीसा के अंदर में है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बैक वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर इसको बोला जाता है, खारा पानी। ओके, एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, इसी वजह से यहाँ पर मैं लगाया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को, तो प्लीज याद रखना। देखो, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, यहाँ पर मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील या खारे पानी की झील, या फिर पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चिल्का लेक। ओके, चिल्का लेक। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से, पुलिकट लेक कहाँ है? ठीक है, उसका भी आंसर कर दो जल्दी जल्दी से आप लोग, जल्दी जल्दी से। लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को पूरा ऑप्शंस के साथ में भी अच्छे से पढ़ाता रहो, तो जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहो यार। इतने सारे लोग देख रहे हैं, 1000 के करीब लोग देख रहे हैं, 500 लाइक है, जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर बढ़ाइए। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पुलिकट लेक है आप लोगों की, ये आंध्र प्रदेश के अंदर में है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसका 98% भाग है, 98% भाग। अगर आपको बोला जाए कि पुलिकट लेक कहां पर में है, तो आप लोगों का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बट प्लीज एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, एक पॉइंट याद रख लेना कि इसका 2% हिस्सा तमिलनाडु के अंदर में भी है, बॉर्डर पर है ये, इसी वजह से। तो इनमें से कौन सी झील है जो 2 राज्यों के बीच में फैली हुई है? तो पुलिकट लेक। ज्यादातर 98% हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंदर में, लेकिन 2% हिस्सा इसका तमिलनाडु के अंदर में भी जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे वाले पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वाले, जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो कोई नहीं पढ़ाता आप लोगों को, यही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, एक यूपी की अभी थोड़े दिन पहले की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को कल, कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर में। ठीक है, चलिए। तो चिल्का लेक जो है फ्रेंड्स, भारत की और उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, हमारा पूरा जो ग्लोब है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने उसके ऊपर में लाइन बना दी है, ऐसे ही, मतलब एक्चुअल में लाइन है नहीं हमारे अर्थ के ऊपर में, लेकिन हम लोगों ने इमेजिन कर ली है लाइन, ऐसे 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 ऐसे, आप लोगों को पता है ना, ऐसे लाइन इमेजिन कर ली है, जिसको आप लोग देशांतर बोलते हो, खड़ी लाइन को। आड़ी लाइन को आप लोग जो है यहां पर में अक्षांश बोलते हो, लैटिट्यूड। तो अक्षांश और देशांतर, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? क्या ये भूमध्य रेखा को आप लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हो? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को किसको बोला जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने कि 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है ना, यही से आप लोगों की डेट चेंज होती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर मैं ये जो खड़ी वाली लाइन है ना फ्रेंड्स, एक खड़ी वाली जो लाइन हम लोगों ने ऐसा पूरा गोल बना दी है, हर एक डिग्री के ऊपर में, 1 2 3 4 ऐसे डिग्री के ऊपर में, इनको देशांतर बोला जाता है, लॉन्जिट्यूड। ऐसे आप लोग देख सकते हो कि पूरा यहां से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी लाइंस बना दी है हमारे रेफरेंस के लिए। तो ये जो 180 डिग्री वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन,
ये वाली जो लाइन है 180 डिग्री वाली, थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूं आप लोगों को, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है आप लोगों को, ठीक है। ये 180 डिग्री वाली लाइन, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से इधर साइड में जाओगे आप तो माइनस में एक दिन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, मतलब डेट एक दिन पीछे मानी जाएंगी, और अगर आप इधर आ जाओगे तो यहां पर में प्लस मानी जाएंगी। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, एक जोक सुनाता हूं इसके ऊपर में मैं आप लोगों से। एक बार एक ना, एक जो है अपराधी रहता है, उसको मौत की सजा होती है। तो वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना, जो मौत की सजा है वो कब दी जाए, मुझे मौत की सजा जो है वो 1 तारीख को दी जाए, ठीक है, 1 तारीख को दी जाए, 1 जनवरी को दी जाए मौत की सजा, आखिरी इच्छा मेरी यही है। तो वो क्या करता है, जब जोक है समझ जाना, वो क्या करता है, ठीक है, 31 तारीख को, मतलब जो 1 तारीख है, ठीक है, यहां पर मैं 31 तारीख की पार्टी मनाता है, 31st की पार्टी यहां पर मैं मनाता है। जैसे ही 1 तारीख होने वाली होती है वो यहां चला जाता है, यहां पर में 1 तारीख हो गई, बट यहां तो 31 तारीख ही चल रही है, 31 दिसंबर, क्योंकि एक दिन पीछे हो जाता है यहां पर में मस्त पैकी पार्टी मनाता है पूरा 31 तारीख की। फिर जो है वो वापस आ जाता है इधर साइड में, बट यहां पर में जब 31 तारीख खत्म हो गई, यहां 1 तारीख लगी, तो यहां तो 2 तारीख लग चुकी थी, तो वो 1 तारीख को मौजूद ही नहीं था, तो उसको फांसी कैसे देंगे? और उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि 1 तारीख को ही होनी चाहिए फांसी, ठीक है। तो उसने देखिए कैसे ट्रिक कर लिया, जस्ट जोक के लिए बता रहा हूं, समझ लो कि ऐसा किया जा सकता है आप लोग भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर में है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर में है? देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें अगर हम लोग यहां पर में, तो ये भी जो भी अलग अलग देश है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी मामला फंसता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के साथ में बनी एक संस्था है ये। इसका मुख्यालय आप लोगों को द हेग के अंदर में मिलेगा, द हेग। द हेग कौन से वाले देश के अंदर में है? द हेग जो है ये द नेदरलैंड्स के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में ये भी पूछा जा सकता है, द हेग कहां पर में है? तो द हेग आप लोगों को द नेदरलैंड्स के अंदर में मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, द नेदरलैंड्स के अंदर में। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, यूनाइटेड नेशन के साथ में ही हुई थी इसकी भी स्थापना, 1945 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर में है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, द हेग के अंदर में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, गुड। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, किसने रूढ़िवादी जो हिंदू भावनाएं हैं उनका लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव इसको बढ़ावा दिया या इसको सार्वजनिक रूप से मनाने का निर्णय लिया? एक बार सभी लोग यार जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं ना जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को, ताकि ऐसे और क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकूं। देखिए, आपको बोला है कि किसने रूढ़िवादी हिंदू भावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया, तो आंसर देखिए आपका होगा यहां पर में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इनकी उपाधि थी लोकमान्य, इनको लोकमान्य कहा जाता था। तो लोकमान्य किसको कहा जाता था? 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहां भी बन सकता है आपका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। एक और इन्होंने एक नारा दिया था, याद है आप लोगों को किसी को इन्होंने कौन सा नारा दिया था? बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी बुक्स के अंदर में पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही फेमस वाला नारा दिया था। इन्होंने जो है फ्रेंड्स जो है सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव या गणेश फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया, ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। जब लोग गणेश उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होंगे तो गणेश उत्सव के नाम के ऊपर में वहां पर में प्लानिंग की जा सकती है कि भाई क्या करें, कैसे हम लोग जो है अपने स्वराज के लिए काम कर सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों के लिए काम कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो गणेश उत्सव, और उसके बाद में उन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाने का भी निर्णय लिया, शिवाजी जयंती, ठीक है। तो गणेश फेस्टिवल और शिवाजी महोत्सव या शिवाजी जयंती मनाने का निर्णय जो है वो किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने लिया था, ताकि हिंदू भावनाओं की फायदा उठाया जा सके, उनको एकता के सूत्र में बांधा जा सके। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये आप लोग याद रखोगे। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, ठीक है। एक तुम्हारे अंकल थे,
ठीक है, जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक बुक लिखी, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाम सुना है आप लोगों ने ये कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये वैलेंटाइन चिरोल का, शायद वैलेंटाइन मिला नहीं उसको, तो उसने जो है ना पूरा गुस्सा किस पे निकाल दिया, पूरा का पूरा गुस्सा हमारे बेचारे कहा गए लोकमान्य तिलक के ऊपर में। देख रहे हो ये भोली सी सूरत, देखिए ये भोली सी सूरत। इनको बोला ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। अनरेस्ट का मतलब है भारत में अशांति का जनक। आपको ये इंसान लग रहा है, हाँ था, लेकिन आपको लग रहा है देखकर चेहरे से कि भारतीय अशांति के जनक है ये। ठीक है, ये वैलेंटाइन चिरोल कहीं का, इसने कहा कि भाई फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत के अंदर में जो भी अशांति है वो किसके कारण है, बाल गंगाधर तिलक के कारण है। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, या द इंडियन अनरेस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो याद रखना है इंडियन अनरेस्ट, इसके अंदर में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक को ये वैलेंटाइन चिरोल कहीं के ने दी थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी हाँ, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, ठीक है, और इंडिया में अनरेस्ट किए जाए, हाय हाय। ठीक है, चलिए, तो वैलेंटाइन चिरोल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन पूछता है और आगे में मैं भी पूछूंगा आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखो, मैं लेक्चर क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। नाउ एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, एसएससी जेईई में आया था, लेकिन ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को करवाना जरूरी है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में विश्व के अंदर में जो हॉटस्पॉट थे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उनकी संख्या 34 थी, बट इनकी संख्या अब 36 हो चुकी है। ओके, हमारे भारत के अंदर में 4 जैविक हॉटस्पॉट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इनमें से कौन सा वाला जो है आप लोगों का नहीं है, ये बताना है। नहीं है, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पर में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, भांति भांति के पौधे, भांति भांति के जो है आप लोगों के जानवर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मेंढक, अलग अलग प्रकार की मछलियां, मतलब हर चीज बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो वेस्टर्न घाट में तो बिल्कुल है ही है, वेस्टर्न घाट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वेस्टर्न घाट आप लोगों का। वेस्टर्न घाट याद रखना है आप लोगों ने कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत का, वेस्टर्न घाट, ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट। उसके बाद में हिमालयन क्षेत्र, ये याद रखेंगे आप लोग, हिमालय का जो क्षेत्र है वो, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स ईस्टर्न इंडिया जो है आप लोगों का, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको आप लोग बोल सकते हो, ये वाला आप लोगों का है। और अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो हिमालय है, हिमालय, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, पूरा का पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो निकोबार आइलैंड भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, अंडमान निकोबार पूरा है तो ये भी है। ईस्टर्न घाट, ये यहाँ पर मैं, ये ईस्टर्न घाट, ये आपको दिख रहा है क्या, आप बताओ, हॉटस्पॉट दिख रहा है क्या ये, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। दिख रहा है क्या आप लोगों को ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? वेस्टर्न घाट दिख रहा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दिख रहा है क्या आपको हॉटस्पॉट? नहीं दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट हॉटस्पॉट नहीं है, पश्चिमी घाट है। और ये क्यों है पता है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर में बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहाँ से बारिश का पानी इधर साइड से आता है, ठीक है, ओके, इधर साइड से आता है, तो यहाँ पर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ घने जंगल है और इस वजह से यहाँ पर में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इस चीज को याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, गुड। तो भारत के अंदर में हिमालय, इंडो वर्मा या फिर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत जो है आप लोगों का, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड, सुंडालैंड मतलब ये वाला अंडमान निकोबार वाला पार्ट हमारा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये क्वेश्चन ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी इसका 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 सीक्वेंस बदल दिया जाएगा, जिसने आपको आंसर दिखा दिया है, ठीक है, अगर आंसर दिखा दिया है तो उसका सीक्वेंस बदल देंगे अपन। बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो क्वेश्चन हटा दिया है मैंने, वो क्वेश्चन हटा दिया है मैंने, डोंट वरी। आप लोग ने आंसर देख लिया था, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों की जो है ना नजर बहुत होती है तीखी सी, ठीक है, यहाँ पर मैं, ओके, वो इमरान हाशमी के फैन है, झलक दिखला जा वाला, तो झलक देख लेते हैं वो लोग एकदम, और फटाक से आंसर देख लेते हैं और लगा देते हैं। देखिए, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी होता क्या है? ऐसे लोग जो
भारतीय है लेकिन किसी दूसरे देश के अंदर में चले गए हैं, ठीक है, दूसरे देश के अंदर में चले गए हैं, दूसरे देश के अंदर में वो लोग रहने के लिए या फिर काम करने के लिए किसी भी कारण से दूसरे देश में चले गए हैं, तो उन लोगों को भारत के साथ में जोड़े रखने के लिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही? क्योंकि 1915 में गांधी जी जो है वो वापस आए थे, गांधी जी वापस आए थे। कहाँ से वापस आए थे, ऐसे कहाँ चले गए थे? वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। साउथ अफ्रीका से परमानेंटली वापस आ गए थे भारत के अंदर में, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर में इसको मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। एक विटामिन है जिसको अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, कोबाल्ट उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो उस विटामिन ने कोबाल्ट से कहा कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता चलूं। तो कोबाल्ट और उस विटामिन के बीच में कुछ तो गुटरगू है, ठीक है। तो अपनी गतिविधियां करने के लिए उसको कोबाल्ट की जरूरत होती ही है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इस विटामिन के पीछे कोबाल्ट का हाथ है। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का विटामिन B12, ठीक है। इसी को आप लोग कोबालामिन भी बोलते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो विटामिन B12 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसको अपनी गतिविधियां करने के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, और इसी वजह से इसका नाम भी कोबालामिन पड़ गया, कोबालामिन पड़ गया है आप लोगों का इसका नाम। इसको कई बार साइनो कोबालामिन भी बोलते हैं, साइनो कोबालामिन भी इसको बोला जाता है। ये साइको हो गया है उसके प्यार में, कोबाल्ट के प्यार में, साइनो साइनो कोबालामिन, ऐसे याद रख लो आप लोग, ठीक है। रांझा रांझा कर दी वी मैं आपे रांझा हुई, मतलब रांझा रांझा करते करते वो खुद भी रांझा हो गई। तो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट करते करते खुद भी कोबालामिन हो गया है, ऐसे याद रख लेना आप लोग इस चीज को। तो कोबालामिन, कोबाल्ट जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसी को इसकी ये किसके साथ में रहता है? विटामिन B12, और कोबाल्ट के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया है? कोबालामिन, कोबालामिन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कोबालामिन किसका नाम है, तो आप लोगों की जिंदगी के अंदर में डायरेक्टली आपको याद आना चाहिए कि विटामिन B12 को बोला जाता है। पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है इसकी क्या है, तो ठीक है। चलिए याद रखने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को ये सारी चीजें। तो पढ़ने के लिए जिस तरीके से याद हो सकता है उस तरीके से याद कर लो, क्योंकि पढ़ना जो है ना आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो जैसे याद हो सकता है, जो तरीका लगाया जा सकता है, जो ट्रिक लगाई जा सकती है, वो याद कर लो आप लोग। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने जो है आप लोगों को दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में शेयर की हुई है, दानिश शेख टेलीग्राम पे, और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। तो आप लोग उसके ऊपर में ज्वाइन कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ये 2 टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहां पर मैं शेयर किया हुआ है आपके साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीयकरण, यहां पर में क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, ये बताना है आप लोगों ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैं 1300 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे आप लोग, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी सेशंस करवाता रहूं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये हुई थी आप लोगों की 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये प्राइवेट बैंक था उस समय में। इसका राष्ट्रीयकरण मतलब पूरी तरह से सरकार ने इसको खरीद लिया 1949 के अंदर में, 1949 के अंदर में। तो ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1949 के अंदर में इसको पूरी तरह से खरीद लिया गया था सरकार के द्वारा। राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोला जाता है। और ये तारीख थी 1 जनवरी 1949 को पूरी तरह से खरीद लिया था भारत सरकार ने, और अभी भी ये भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करो, एवी कल्चर किसको बोला जाता है? आप लोगों ने बहुत सारे कल्चर सुने हैं, अब मुझे बताओ एवी कल्चर किसको बोला जाता है? एवी कल्चर बताइए जल्दी से। एवी कल्चर किसको बोला जाता है? और मैं यहां पर मैं देख रहा हूं, ठीक है,
कंटिन्यूअसली लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो याद रखना है फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पर मैं एवी कल्चर की बात आ जाए आप लोगों से, तो हमेशा याद रखना आप लोग, ये बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो पक्षियों को रखना और उनको पालना जो है ये एवी कल्चर कहलाता है आप लोगों का, एवी कल्चर। फिश को पालना जो है वो पिस्सी कल्चर कहलाता है। ठीक है, जब आप मछलियों का पालन करते हो, मछली पालना, ये पिस्सी कल्चर कहलाता है आप लोगों का। ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा मैं दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप पे और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद में जब आप लोग रेशम के कीड़ों का उत्पादन करते हो तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर का उत्पादन करते हो तो विटीकल्चर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जैतून की खेती को क्या बोलते हो आप लोग? ठीक है, तो जैतून की जो खेती है आप लोगों की, उसको ओलिव कल्चर बोलते हो आप लोग। ये भी याद रखना है, ऑलिव कल्चर, क्योंकि जैतून का मतलब ही होता है ऑलिव। ठीक है, ऑलिव ऑयल आप लोगों ने सुना होगा ना, जैतून का तेल, ऑलिव। तो ऑलिव की खेती या जैतून की खेती ऑलिव कल्चर कहलाती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एवी कल्चर सब लोग कमेंट में एक बार लिख दो, सभी लोग लिख देंगे कमेंट में, लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो सभी लोग एक बार कमेंट में लिख दो, एवी कल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ बर्ड्स। लिख दो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा के लिए। एवी कल्चर याद है तो भी लिख दीजिए सभी, ताकि रिवीजन भी हो जाए आप लोगों का, सभी के सभी लोग। ओके, लिख दिया आप लोगों ने, एवी कल्चर फॉर बर्ड्स। नाउ आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आपका इसका गठन कितने साल के लिए किया जाता है? हर कितने साल में फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति हमारे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्त आयोग का गठन करता कौन है। तो फाइनेंस कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है हर कितने साल में करते हैं वित्त आयोग का गठन? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। तो हर 5 साल के अंदर में करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, 5 साल में। तो हर 5 साल में एक नया वित्त आयोग बनता है आप लोगों का, नया वित्त आयोग, जो क्या करता है, टैक्स का बंटवारे की बात करता है कि जो भी पैसा सरकार के पास में आया है, कितना % केंद्र सरकार रखेंगी, कितना पैसा केंद्र सरकार रखेंगी और कितना पैसा जो है राज्य सरकार को दिया जाएगा। तो पैसे का बंटवारा या टैक्स का जो पैसे का बंटवारा है वो करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए और बाकी के नियम डिसाइड करने के लिए हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कोई बता सकता है मुझे? आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है आप लोगों का फाइनेंस कमीशन का, ये भी बता दीजिए आप लोग। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल, तो आर्टिकल है आप लोगों का 280। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280, ये भी याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ए इज आप लोगों का यहाँ पर में जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच विटामिन डी जनरेट्स आफ्टर पॉलिशिंग द राइस? आपको पता है कि पॉलिश राइस कभी नहीं खाना चाहिए। वो जो जो नहीं पॉलिश होते, चमकाने के लिए आप देख कर लेते हो, अरे वाह कितने सुंदर से चावल है, ठीक है, इतने सुंदर सुंदर से चावल, ये चावल खरीदते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर आप लोगों ने पॉलिश्ड चावल खरीदे या उनको खाया तो आप एक विटामिन है या एक चीज है जिससे आप वंचित रह जाओगे, वो आपको नहीं मिलेगा। कौन सी चीज है आप लोगों को जो नहीं मिलेंगी? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, थायरॉक्सिन या थियामिन, क्या नहीं मिलेगा आप लोगों को? बताइए जल्दी जल्दी से कि अगर आपने पॉलिश्ड चावल खाए तो आप लोगों को एक चीज नहीं मिलेगी, वो कौन सी चीज है? तो वो चीज है फ्रेंड्स थियामिन। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, थियामिन आप लोगों को नहीं मिलेगी। थियामिन जो है ये याद रखेंगे आप लोग, ये कौन सा वाला विटामिन होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मैं ना एक पूरी की पूरी बता देता हूँ यहाँ पर मैं कि सारे के सारे ये कौन कौन से विटामिन आप लोगों के हैं। तो अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर में ना थियामिन की आप लोगों की, तो ये विटामिन B1 आप लोगों का जो है विटामिन है आप लोगों का, विटामिन B1। प्लीज इसको भी याद रख लेना आप लोग, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, B1, विटामिन B1। तो कभी मान लीजिए कि पॉलिश चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, कौन सा विटामिन आपको नहीं मिलेगा, तो थियामिन की जगह पे B1 भी आ सकता है, B1। ठीक है, तो B1 को आप लोग थियामिन बोलते हो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो पॉलिश्ड चावल की वजह से ऊपर का जो कवरिंग है वो हट जाती है, जिसमें विटामिन B1 होता है। तो वो हट जाने के कारण आप खा नहीं पाते, क्योंकि उसको तो चमकाने के लिए हटा दिया गया है ना, इसी वजह से। ठीक है, तो थियामिन विटामिन B1 होता है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। मैं चारों के चारों पार्ट आपको बताता हूं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग।
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है कौन से वाले पार्ट में? हमारे संविधान के अंदर में एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स है। प्रेजेंट में कितने पार्ट्स है, कितने जो है भाग है? ठीक है, कितने भाग है हमारे संविधान के अंदर में? 25 भाग है, ये याद रखेंगे सभी लोग। सबसे पहले तो अलग अलग भागों को आप लोग जो है फ्रेंड्स अलग अलग चैप्टर के रूप में वर्णित कर सकते हो। जैसे आप लोगों की बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे पूरे संविधान को 25 चैप्टर्स में बांटा गया, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अब मैं यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, जो भाग नंबर 1 है आप लोगों का, ठीक है, भाग नंबर 1 जो है, ये भारत का नाम और भारत के जो राज्य है उनसे डील करता है। भारत का नाम और भारत का राज्य, ठीक है। तो भारत के नाम और भारत की टेरिटरी, भारत का जो एरिया है, उसको कहां पर में वर्णित किया गया है? वो वर्णित किया गया है भाग 1 के अंदर में, पार्ट 1 में, ठीक है। तो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। तो भारत और भारत का क्षेत्र भाग नंबर 1 में वर्णित किया गया है। भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन नागरिक रहेगा, कौन नागरिक नहीं रहेगा। नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 3 जो है ना आप लोगों का, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। ये वाले पार्ट के अंदर में ही आपको मेन क्या दिया गया है? आप लोगों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिए गए हैं आप लोगों के, मौलिक अधिकार, तीसरे नंबर के चैप्टर में। चौथा नंबर का जो चैप्टर है आप लोगों का, ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर में आपको डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखना है आप लोगों ने। नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहा जाता है, डीपीएसपी, वो दिया गया है। तो मैंने आपको पहले 4 पार्ट आज बताए, मैं आपको धीरे धीरे पूरे 25 के 25 पार्ट्स याद करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी पार्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आज देखो मेरे साथ साथ में दोहराओ आप लोग कि पहले भाग के अंदर में आपको भारत और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे वाले भाग में नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप दूसरे वाले भाग में दिया गया आप लोगों को, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप दूसरे वाले भाग में, ठीक है। तीसरा वाला भाग जो है वो आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और तीसरा वाला जो, चौथा वाला जो भाग है आप लोगों को, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। टोटल कितने भाग है हमारे भारत के संविधान के अंदर में? टोटल कितने भाग है? 25 भाग है आज के समय में। ओरिजिनली 22 थे, बट आज हमारे देश के संविधान में 25 भाग है, हमने कुछ भाग जोड़े हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप जो है लेक्चर देखते देखते आप लोगों का ये हो गया, हाँ सर मैं तो थक गई सर, कमेंट कर करके, कॉपी पेस्ट कर करके, मेरी तो उंगलियों की पूरी एनर्जी खत्म हो गई सर, मेरी उंगलियों को जल्दी से जो है ना एनर्जी की जरूरत है, थक गई मैं कॉपी पेस्ट कर करके। तो आप लोगों को क्या चाहिए फटाक से? तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? फटाक से आप लोगों को जो है वो मिल जाए एनर्जी। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ग्लूकोज जो है आप लोगों को लेना चाहिए। ग्लूकोज आप लोगों ने लिया भी होगा, ग्लूकोज जो है बचपन के अंदर, बचपन में आप लोग ग्लूकोज पीते होंगे। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि ग्लूकोज जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उससे ग्लूकोज बनता है। तो हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, टूटता है, फिर पचता है, फिर वो एनर्जी बनती है और हम बढ़िया से जो है आके पढ़ते हैं यहाँ पर में। लेकिन यहाँ ग्लूकोज ऑलरेडी पचा पचाया है, ठीक है, बढ़िया शब्द है, पचा पचाया है करके, ठीक है। तो पचा पचाया है ऑलरेडी, ये बहुत ही सरल, इसका जो कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा सरल है, बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करती इसको एब्जॉर्ब करने में। तो फटाक से जो है ना वो क्या होता है, लेते हैं हम लोग, जल्दी से वो अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है और आप लोगों के कोशिका तक पहुंचकर एनर्जी का निर्माण कर लेता है फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, ठीक है। तो ये याद रख लेना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि कोशिकाओं को सबसे सरल रूप है आपका एनर्जी देने का कि ग्लूकोज, तो रोज ग्लूकोज पियो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन नेहरू गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1947? जब भारत में पहली बार जो है आप लोगों की, ठीक है, भारत के अंदर में पहली बार सरकार बनी थी 1947 के अंदर में, नेहरू जी के नेतृत्व के अंदर में। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि, ठीक है, उसमें लॉ मिनिस्टर कौन थे?
बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। तो याद रखना है आप लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये भारत के पहले क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं सारे के सारे आप लोगों को मिनिस्टर्स याद करवा दूं तो वो मेरे को कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, मैं सारे के सारे आप लोगों को बता दूंगा। एक चीज याद रख लेना बस कि मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट में नहीं थे, मतलब मंत्री नहीं बने थे भारत के सरकार के अंदर में कभी भी वो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ना तो सरकार में मंत्री बने, ना ही वो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान जो सभा है आप लोगों की, उसके सदस्य भी वो नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि उनको ना तो उनको नेहरू जी से कोई छोटा ओहदा मंजूर था, ठीक है, ना तो वो जो है यहाँ पर में जाकर ये दिखाना चाहते थे कि वो बाकी लोगों जैसे है संविधान सभा में जाकर। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि संविधान सभा के अंदर में भी नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्या गांधी जी संविधान सभा में थे? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। क्या गांधी जी संविधान सभा में थे? कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। नाउ देखो फ्रेंड्स, प्रीवी पर्स जो है एक हुआ करता था। प्रीवी पर्स जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप लोगों को लगेगा कि काश यार आप भी वहीं पे पैदा हो गए होते, भगवान यार थोड़ा उधर मतलब डाल देते तो क्या कैसा होता। प्रीवी पर्स मतलब जो है फ्रेंड, जो पुराने राजे रजवाड़े थे जो भारत में मिल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं फ्रेंड्स की करीब 565 रियासतें हुआ करती थी आज़ादी के पहले, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम भारत में मिली। ओके, इधर में ही राजस्थान के अंदर में ही कई सारी रियासतें थी, ऐसा छोटी मोटी मिलाकर रियासतें थी। उनको भारत सरकार पैसा देती थी, ठीक है, हर साल पैसा दिया जाता था उनको अपना खर्चा उठाने के लिए, फ्री में पैसा देते थे उनको। ये हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये पैसा दिया जाता था हमारे टैक्स के पैसे से। हमारे टैक्स का पैसा लिया जाता था हमसे, उसमें से कुछ पैसा इस पर्स में डाला जाता था, प्रीवी पर्स में, और इसमें से फिर इन राजे रजवाड़ों को अपनी ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए पैसे दिए जाते थे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, 1971 में इंदिरा गांधी, आयरन लेडी हमारे भारत की इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया फ्रेंड, 26वें नंबर का संविधान संशोधन किया, 26वें नंबर का, और जो है इस प्रीवी पर्स को ही गोली मार दी। खत्म, बोले नहीं देंगे पैसे हम आपको, ये पैसा जनता का पैसा है, जनता के ऊपर में खर्च करेंगे, आपको नहीं देंगे। आप लोग बताओ सही किया या गलत किया उन्होंने, जल्दी से बताओ आप लोग, इन्होंने सही किया या गलत किया? कोर्ट में भी गया ये मामला, फिर बाद में कोर्ट ने भी बोला नहीं यार ये बात तो सही है इंदिरा गांधी की कि यार इन लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, ठीक है, बढ़िया से होटल चला रहे हैं, जो इनके महल है उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है उन लोगों का, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की प्रीवी पर्स जो है, प्रीवी पर्स या फिर जो आप लोगों का राजे रजवाड़ों को दिया जाने वाला पैसा था, उसको 1971 के अंदर में 26वें संविधान संशोधन के जरिए खत्म कर दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में सेशन को। चलिए गुड। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने देना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? जो बच्चा स्टार्टिंग से ये लेक्चर देख रहा है वो तो आग लगा देगा कमेंट बॉक्स के अंदर में, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। ये आपको पढ़ाया है मैंने, एग्जाम में देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया, जो पढ़ाया था आप लोगों को वो वहां पढ़ाया था, यहाँ वहां एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ क्वेश्चन कराया। तो अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हो आप लोग, तुक्केबाजी से बचाना है आप लोगों को ना, तो ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक के बाद एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो जो बच्चे को एग्जाम क्लियर करना है वो दानी सर का लेक्चर देखे, जिसको नहीं करना है वो ना देखे। जिसको सपने पूरे करने हैं, जिसको जो है अपना अच्छा स्कोर करना है यहाँ पर में, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करनी है, तो देखना पड़ेगा लेक्चर आपको। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल। याद आ रहा है ना आप लोगों को, अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया मैंने। वैलेंटाइन चिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया अनरेस्ट करके, इंडिया अनरेस्ट, भारत अशांति, भारत की अशांति, इंडिया अनरेस्ट। इस बुक के अंदर में इसने जो है यहाँ पर में बाल गंगाधर तिलक के ऊपर में ये आरोप लगाया। बट चिरोल तेरे को इतनी ज्यादा क्या मची थी यार, चुल क्या मची थी इतनी ज्यादा कि मतलब किसी को भी कुछ भी बोलना? अच्छी बात है ये, ठीक है, तेरे पास में यूट्यूब का कमेंट अगर अच्छा हुआ उस समय में तेरे पास यूट्यूब का कमेंट नहीं था, नहीं तो तू फूफाची बन के तो किसी को भी कुछ भी बोल रहा होता है ना, कि कोई पढ़ा रहा है उधर में और जो फूफाजी टाइप के होते हैं सरफिरे लोग, वो जैसे यूट्यूब के ऊपर में कमेंट करते, वैसे तू भी कर रहा होता। तेरे पास में बुक थी तो तूने हमारे बाल गंगाधर तिलक को ऐसे बोल दिया। अगर तेरे पास में दे देते हम लोग यूट्यूब का कमेंट तो तू पगला जाता, बाकी लोग मतलब जो कुछ लोग पागल लोग होते हैं उनकी तरह, जो किसी को भी कुछ भी गाली देते हैं, कुछ भी बोलते उल्टा सीधा, है कि नहीं? तो सही बात है या नहीं? जब नहीं था इसके पास में तो उसने ऐसी हरकत की।
ठीक है, इसको बोला जाता है एक तीर से दो निशाने। आप लोगों को एक तो याद करा दिया और उसके बाद में दूसरा वाला जो ट्रोल आर्मी है उनको उनको पागल भी बोल दिया। इसी को शास्त्रों में एक तीर से दो निशाने कहा गया है। बेटा तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टीचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है? अरे सबको नहीं बोला, जो लोग मतलब उलूल जुलूल कमेंट करते हैं ना, मतलब ट्रोल आर्मी ट्रोलिंग जो करते हैं उन लोगों को बोला है। ट्रोलिंग ट्रोलर्स को, जिनको उनके घर में कोई ध्यान नहीं देता उनके ऊपर में, तो वो आते हैं फिर लड़कियों को करते हैं, लड़कियों को उलूल जुलूल बोलेंगे, ठीक है, लड़कियों को तंग करेंगे, लड़कियों को टेलीग्राम के ऊपर में मैसेज करेंगे, ठीक है, उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं। या फिर टीचर को कुछ भी बोलेंगे, उसका कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश करेंगे। जी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे भारत के संविधान के अंदर में आप लोगों के पास में पार्ट नंबर कौन सा है जिसमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो बच्चों ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अरे यार मैंने तो लिख दिया बोलते बोलते। पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट आप लोगों को दिए गए हैं, पार्ट नंबर 3 के अंदर में। अब फ्रेंड्स इस पार्ट नंबर 3 के अंदर में आप लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि राइट टू इक्वेलिटी, ये आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आप लोगों का 19 से लेकर 22 तक के जो अधिकार है ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार आप लोगों का 23 और 24 जो है ये शोषण के खिलाफ अधिकार है आपका, ये फंडामेंटल राइट है। आपका राइट टू सिटीजनशिप, कोई अधिकार नहीं है कि आपको नागरिकता मिलनी ही मिलनी है, नागरिकता देनी ही चाहिए सरकार ने आपको, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो नागरिकता जो है फ्रेंड्स ये देने का कोई फंडामेंटल राइट आप लोगों का नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है आपका कि नागरिकता मिलनी ही मिलनी है आपने। अगर आप लोगों ने कुछ भी भसड़ मचाई तो सरकार आपकी नागरिकता छीन भी सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए ये अधिकार या देना ही पड़ेगा सरकार को, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये प्लीज इसको याद रखना, पार्ट नंबर 3 में दिया है फंडामेंटल राइट्स। ये सारे के सारे धीरे 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 मैं आप लोगों को करा दूंगा। अच्छा चलो एक बात निकली है, तो नागरिकता जो है वो कौन से वाले पार्ट में दी गई है? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है आपका या नागरिकता कौन से पार्ट में दी गई है, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, नागरिकता, नागरिकता कौन से वाले पार्ट में दी गई है, पार्ट बता दो आप लोग यार। ठीक है, मेरे हाथ ना मेरे दिमाग से ज्यादा तेज चल रहे हैं आजकल, मतलब दिमाग सोच रहा है और वो लिख भी दे रहे हैं उतने स्पीड में। बताइए, वेरी गुड। तो पार्ट नंबर 2 है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर में दिया गया है नागरिकता से रिलेटेड अधिकार, नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान, अधिकार नहीं है नागरिकता आपका, प्रावधान दिए गए कि कौन नागरिक रहेगा कौन नहीं रहेगा करके। ठीक है, ये वाली बात है आप लोगों की। नो फ्रेंड्स, कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने आप लोगों को ये लिस्ट दी है ना, ये वाली पूरी की पूरी लिस्ट, ये आप लोगों को ये वाली, जैसे ये वाली लिस्ट है आप लोगों की, और इससे पहले भी मैंने एक लिस्ट आप लोगों को दी थी, वो लिस्ट, ये लिस्ट आपको दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में DANISH या फिर टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल TEACHING टीचिंग परीक्षा PARIKSHA ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल, ये ऐसा सर्च करोगे आप लोग तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 2 टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसको डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, उन सवालों के आप लोग जवाब दोगे मुझे। ठीक है, जल्दी जल्दी से। पहला, आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कि जो है आप लोगों का, ठीक है, B12 को क्या नाम दिया जा सकता है? B12, विटामिन B12 को क्या बोल सकते हो आप लोग? किसके प्यार में पागल है विटामिन B12? ठीक है, कहाँ से लेना होगा? टेलीग्राम के ऊपर में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। दूसरा वाला आप लोग बताओगे फ्रेंड्स मुझे कि पॉलिश्ड चावल से, पॉलिश्ड राइस से, पॉलिश्ड राइस से, पॉलिश्ड राइस जो होता है आपका, चावल जो होता है, उससे कौन सा विटामिन जो है वो कम हो जाता है या कौन सा विटामिन हनन हो जाता है, उसका कौन सा वाला विटामिन है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। इसके अलावा आप लोग मुझे बता सकते हो कि एवी कल्चर मतलब क्या होता है, और मैंने आपसे कहा था कि एक्टिविटी करो, कहा था मैंने, जिन बच्चों ने लिखा होगा कमेंट में उनको याद हो गया होगा, मैंने कहा था कमेंट में लिखो, जब जब मैं कहता हूँ कमेंट में लिखो तो लिख देना चाहिए आप लोगों ने।
ठीक है, तो लिखो, ये सारे के सारे भी आप लोगों ने लिखने अभी कमेंट के अंदर में, उस समय भी कहा था मैंने आप लोगों से। ठीक है, तो एवी कल्चर मतलब क्या होता है ये आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, इसके अलावा आप बताओगे मुझे कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बता दोगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोला जाता है, वो कहां पर में, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, इंटरनेशनल न्यायालय का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, ये आप लोग बताओगे मुझे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दो यार, देखो इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको याद करा दूं, आपकी प्रैक्टिस भी करा दूं, सारी चीजें करवा दूं, तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे सभी लोग। ठीक है, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, चाहे आप लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, सभी लोगों ने शेयर करना इस सेशन को, जहां जहां शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ऐसे ही हम मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ा सके। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। यूट्यूब के ऊपर में मेरे बहुत सारे और भी लेक्चर्स लगे हुए हैं, आप लोग जा सकते हो यूट्यूब के ऊपर में, दानिश सर, बिहार जी के बाय दानिश सर, या और भी बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को वहां पर में मिल जाएंगे। इवन करंट अफेयर का लेक्चर किस किसने नहीं देखा है अभी तक, जिसने नहीं देखा है करंट अफेयर का मेरा संडे वाला लेक्चर, वो जाओ चैनल पे, टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में अभी के अभी जाओ, यहाँ पर मैं चैनल पे क्लिक करके और लेक्चर देख लो, आप अभी के अभी लेक्चर देख लो। ठीक है, ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें रिवाइज हो जाए। नाउ बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वो टेलीग्राम पे मैं अभी डाल दे रहा हूँ, दोनों टेलीग्राम पे अभी जस्ट जस्ट 60 सेकंड लगेंगे, मैं जा, ठीक है, मैं डाल दूंगा 60 सेकंड्स के अंदर में, आपको मिल जाएगा वहां पर में। ठीक है, बाय, थैंक यू।